होती है और हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जो अपने हाथों को रफ करते हुए आगे की तरफ जा रहा था। पूरी जगह स्नो से घिरी हुई थी तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड थी एंड उस बच्चे की उम्र 5 या फिर 6 साल होगी। वो जो बच्चा था एक लैब के अंदर जा रहा होता है। तभी जो गार्ड होते हैं वो उसे पकड़ते हैं और एक साइड में ले जाते हैं। वहाँ पर सारे बच्चों का चेकअप हो रहा था एंड वो बच्चा भी अपना चेकअप करवाता है। चेकअप के बाद जो डॉक्टर उधर बैठे हुए थे वो उसे कैंडी देते हुए कहते हैं, जाओ जसो, तुम्हारी हेल्थ कंडीशन सबसे ज़्यादा अच्छी है, तुम एक दिन बहुत अच्छे योद्धा बनोगे। जो जाओ जसो होता है वो स्माइल करते हुए कहता है, शुक्रिया डॉक्टर। जो वो डॉक्टर होते हैं वो स्माइल करते हैं। जो अपना जाओ जसो होता है वो आगे की तरफ जा रहा होता है एंड अपने चॉकलेट के रैपर को खोल रहा होता है। तभी उसके चॉकलेट का रैपर जो था ना वो गिरने लगता है, मतलब गिर जाता है और विंडो ओपन था जिस वजह से हवा से वो रैपर जा रहा होता है। कचरा फैलाना मना है इसलिए वो बच्चा उस कचरे के रैपर को पकड़ने लगता है। वो पकड़ते पकड़ते एक कांच की तरफ जाता है जहाँ से वो अंदर का नज़ारा देख पा रहा था। एक लड़का जिससे स्ट्रेचर पे लेटाया हुआ था एंड उसके हाथों को पाँव को सब जगह को बांध दिया था, लाइक उसके पूरे बॉडी को बांध दिया था एंड उसमें बहुत सारी मशीनें फिट की गई थी। उसके सर पे एक बड़ा सा हेलमेट पहनाया था जो उसके माइंड को मॉनिटर पे दिखा रहा होता है। जो जाजू था वो वही देख रहा होता है। तभी वहाँ पर एक कोट पहना लड़का भी था जो एक मशीन चालू करता है एंड वो बहुत ज़्यादा बच्चा चिल्लाने लगता है। उसकी बॉडी पूरी जल रही होती है एंड जाजू ये देखकर उसकी जो शरीर थी ना वो कांपने लगती है। उस लड़के के हाथों को बीच में से काट कर देखा जा रहा था कि क्या ये हील होता है एंड उसकी बॉडी हील हो रही थी। जाओ ये देखकर पूरा कांप गया होता है बहुत ज़्यादा। तभी एक गार्ड उसे पकड़ता है एंड कहता है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, चलो, तुमने कुछ देखा। जाओ मना कर देता है और कहता है, मैं तो बस अपना रैपर उठा रहा था। जो गार्ड होते हैं वो कहते हैं, ठीक है जाओ। जो जाओ होता है वो हाँ में सर हिला देता है एंड चला जाता है। बट वो पूरे टाइम उस बच्चे के बारे में ही सोच रहा होता है और उस पेन को ही याद कर रहा होता है। वहाँ पर एक टीचर थे जो बच्चों को पढ़ाते थे हल्का फुल्का एंड उसे ट्रेन करते थे, लाइक इन्फिनिटी शॉट के बारे में बताना, अपने फ्यूचर के बारे में बताना, अपने पास्ट के बारे में बताना कि तुम फ्यूचर में क्या कर सकते हो, पास्ट में तुम्हारे पूर्वज क्या करते थे, वो ये सब ही बता रही होती है। एंड वहाँ पे बहुत सारे बुक थे। वो जो टीचर है ना उसके पास एक पर्सनल खुद की एक बुक थी। जाओ के पास वो गलती से आ जाती है एंड उसमें वो प्रिंस वाली कहानी पढ़ता है और सोलमेट का जो वर्ड होता है ना वो वहाँ से वो देखता है। अभी जो जाओ था वो बुक तो वापस अपने टीचर के पास रख ही देता है एंड जाओ को पढ़ना लिखना बहुत अच्छे से आता था। अभी हमें ज़नरुयो को दिखाया जाता है जो चल रहे होते हैं एंड वो उसी कमरे के अंदर आते हैं जहाँ पर वो लड़का था। अभी जो अपने ज़नरुयो होते हैं वो उससे खाना देते हुए कहते हैं, कोड 410, खाना खा लो। एंड ये अपना वन केजिंग ही है जिसको कोड 410 कह रहे हैं। अभी जो अपना वैन होता है वो उससे घुराने लगता है, ज़नरुयो कहता है खाना खा लो, बट वो ज़नरुयो की बात सुन नहीं रहा होता है। ज़नरुयो उसे खिला रहे होते हैं। तभी एक लड़की के साथ कुछ गार्ड आते हैं जिनके हाथों में कुछ टैबलेट जैसा था, लाइक वो आईफोन जैसा टैबलेट होता है ना, वो टैबलेट टैबलेट नहीं। अभी जो वो लड़की थी उसे देखकर अपना रुयू कहता है, गुवू मिंगम्यांग, ये कौन है। जो गुवू होती है वो कहती है, ये सारे के सारे लीडर के आदमी हैं, वो उस बच्चे की हीलिंग पावर देखना चाहते हैं। रुयू कहता है, अभी हमने चेक किया है, क्या वो वीडियो नहीं देख सकते। अभी जो गार्ड होते हैं वो कहते हैं, लीडर सब कुछ सामने देखना चाहते हैं। रुयू कहता है, ये अभी दर्द से बाहर निकला है, अभी इसने खाना भी नहीं खाया है। गुवो कहती है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। रुयू कहता है, पर क्यों नहीं कर सकते हैं। गुवो कहती है, क्योंकि ये नियम है, लीडर की बात माननी है। रुयू अजीब सा फेस बना लेता है बट वापस से वैन केजिंग को उसी स्ट्रेचर पे बांधा जा रहा था। वैन केजिंग उतना ही चिल्ला रहा था। जहाँ रात के वक्त सारे बच्चे सो रहे हैं वैन केजिंग पे प्रयोग किया जा रहा है। लीडर वैन को देख रहे थे एंड वैन की हीलिंग पावर देखकर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे एंड उन्होंने सोच लिया था कि ये राजा का बेटा है, इसके हाथों से ही, लाइक रानी का बेटा है तो इसके हाथों से ही इसके प्रजा को डिस्ट्रॉय करवाएंगे एंड इसे बड़ा बनाकर एक फाइटर बनाएंगे। जो अपना वैन होता है वो एकदम जैसे कि मर सा गया हो
इतना छोटा है, इतना टॉर्चर हो रहा है तो यही हालत होगा। उसे एक कमरे में रखा जाता है जहाँ पर विंडो है, बट वो विंडो टूट भी नहीं सकता है। वैन केजिंग सिर्फ देख रहा होता है बाहर की तरफ और उसे बहुत ज़्यादा एक लोनली फील हो रहा था। उसके हाथ की जो चोट थी वो हील हो जाती है, पर थोड़ी हीलिंग अभी भी नहीं हो रही थी, तो वो अपने जीभ से ही उस चोट को चाट रहा होता है ताकि वो हील हो जाए। उसे बहुत अकेला लग रहा होता है तो वो खुद को ही जैसे कडल करने लगता है। अभी जो अपना रुयू है उसे दिखाया जाता है जिसकी आंखों में आंसू था। वो कहती है रोना बंद करो। रुयू कहता है कैसे रोना बंद करो, वो बच्चा कितना पेन में है। जो अपनी गुरु होती है वो कहती है उसके पेन से हम कुछ नहीं कर सकते हैं, वो हमारा रिसर्च का पार्ट है। जो रुयो होता है वो कहता है मुझे लगता है मैंने गलती कर दी उसे यहाँ पर लाकर। वो कहती है ये हमारे जंग जीतने का एक ऑप्शन है। जो अपना रुयो होता है वो कहता है अगर हम उन्हीं के हद तक पहुँच गए तो उनमें और हम में फ़र्क क्या। वो कहती है यही मुझे तुम्हारे अंदर पसंद नहीं आता, हमें इमोशनल लेस बनना पड़ेगा। समझ गए सन रुयो। जो रुयो होता है वो हाँ में सर हिलाता है एंड जो अपनी गो मिंग यांग होती है वो चली जाती है। बट थोड़ी देर बाद जो रुयो होता है वो खुद गुओ के पास जाता है, उसके कमरे में एंड उसे कॉफ़ी ऑफ़र करता है। जो गुओ होती है वो कहती है हम मजबूर हैं रुयो, हम गलत नहीं हैं। जो रुयो होता है वो कहता है हम गलत नहीं हैं, हम मजबूर हैं, मैं ये जानता हूँ। अभी जो गुवो होती है वो रुयू के सर पर अपना सर रख लेती है और कहती है हमने कुछ गलत नहीं किया है, हम कुछ गलत नहीं कर रहे। जो रुयू होता है वो हाँ में सिर हिलाता है एंड जो गु मिंगमियांग होती है वो धीरे धीरे उसके क्लोज जाने लगती है। दोनों के बीच में एक मोमेंट बनने लगता है एंड दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। हाथ से वो कॉफ़ी मग छूट जाता है और दोनों ही एक दूसरे के बाहों में समाने लगते हैं एंड यहाँ पर ये दोनों ही इंटीमेट होते हैं। हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फिर से अपना जो रुयू और गुवो होते हैं वो वैन पर प्रयोग कर रहे होते हैं एंड वैन केजिंग तब तक कुछ बोलता नहीं था, सिर्फ गुर्राता था। वो शब्द उतने नहीं बोल पाता था या फिर सुनने के लिए कोई लोग नहीं थे। अभी वैन के दिमाग एंड उसके पावर पे ही रिसर्च हो रही होती है कि उसका दिमाग कैसा है। आधे लोग तो मतलब आधे लीडर जो थे उस समय जो जिंदा थे वो चाहते थे कि वैन का दिमाग काट कर देखा जाए कि उन एलियन का दिमाग होता कैसे है। बट रुयू ने कहा था कि ये एक अच्छा ऑप्शन होगा कि हम उसे लड़ाएं, ना कि उसका दिमाग काट के चेक करें। एंड जाओजिंग ने भी इस बात को एग्री की थी और दूसरे लीडर ने भी, पर दूसरे लीडर ने कहा था कि वैन को किसी भी फीलिंग से दूर रखना, उसे एक मकसद में ही बांधे रखना। अभी ऐसे ही दिन ना बीतते जा रहे थे। जाओ जिसको अपने चेकअप के लिए आता एंड वो हमेशा उस दर्दनाक चीखों को देखता। वो चीखें जो ऐसे ना शरीर जला दे, ऐसी चीखें वो हमेशा सुनता। वो काफ़ी डर भी जाता बट वो कुछ कर नहीं पा रहा था। जब वो घर आता है तो आराम से बैठ जाता है। उसकी जो टीचर थी उसके पास बैठा हुआ था वो। अभी जो अपनी जाओ होता है वो कहता है उन्हें एलियन कहते हैं और हमें इंसान, ऐसा क्यों। जो टीचर होती है वो कहती है क्योंकि हम इंसान हैं। जो जाजूस होता है वो कहता है इंसान और एलियन में क्या फ़र्क है। जो अपने टीचर होते हैं वो कहते हैं एलियन हमसे अलग दिखते हैं। जाओ कहता है सच्ची में मैंने एलियन अभी देखे नहीं हैं, फ़ोटो में ही देखे हैं, तो क्या वो फ़ोटो सच है। टीचर हाँ में सर हिलाती है और कहती है एलियंस के पास फीलिंग नहीं होता पर इंसानों के पास फीलिंग होता है। जाओ कहता है कैसी फीलिंग। टीचर कहती है हम दूसरों का दर्द महसूस कर सकते हैं, इंसानियत यही हो तो होती है, दूसरों के दर्द को महसूस करना। ये जो चेहरे के इम्प्रेशन है, ये रोना, हंसना, खेलना, गाना, ये सारी चीज़ एक फीलिंग है। गुस्सा भी जो इंसान दिखाते हैं। हम इंसान हैं, नरम दिल, अच्छे, दूसरों के बारे में अच्छा सोचने वाले, अपनों के लिए सब किसी से लड़ जाने वाले, गलत को ना देखने वाले ना सुनने वाले, जो कमज़ोर है उनकी मदद करना, जो तकलीफ़ में है उनकी मदद करना, ये है इंसान। जो जाजू से होता है वो कहता है इंसान महान होते हैं
एलियन नहीं। जो टीचर होती है वो कहती है एकदम सही। एंड ये कहते ही वो स्माइल करती है। अभी हमें गुवो और रुयु को ही दिखाया जाता है, जहाँ पर जो गुवो है उसे हल्की सी वॉमिटिंग हो रही होती है एंड अचानक से वो चक्कर खा के गिर जाती है। रुयु को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि ये क्या है। बाद में अपनी गुवो को जब हॉस्पिटल ले जाते हैं तो पता चलता है कि ही इज़ प्रेग्नेंट। गुवो एकदम हैरान सी हो जाती है एंड रुयु भी हैरान था। बट रुयु जानता है कि उस दिन क्या हुआ था, तो जाहिर सी बात है ये उसका ही बच्चा होगा। अपना जो रुयु था वो गुवो का हाथ पकड़ लेता है एंड कहता है हम इस बच्चे को रख सकते हैं, है ना। जो अपनी गुवो होती है वो कहती है पागल हो, इस बच्चे को रख सकते हैं, ये बच्चा रखा कहाँ जाएगा, ले लिया जाएगा उनके द्वारा और मुझे वहाँ पर भेज दिया जाएगा। मैं वहाँ पर नहीं जाना चाहती। एक बार जो लड़की बच्चा पैदा कर लेती है उसके बाद वो लड़ नहीं पाती है। मैं ये गलती नहीं करना चाहती, मैं वहाँ पर नहीं जाना चाहती। रुयु गुवो को बहुत समझाता है बट गुवो डिनाई कर रही होती है इस बच्चे को रखने से, क्योंकि गुवो को उस जगह नहीं जाना है। वो जहाँ पर जाएगी उसके बाद से वो फाइटिंग फील्ड में या फिर लैब फील्ड में वो कभी नहीं आ पाएगी। बच्चा पैदा करने के बाद औरत को एक स्पेसिफिक जगह पे ही रख दिया जाता है जहाँ पर कुछ और मर्द है एंड ये बहुत ज़्यादा मेस्ड अप सी जगह है। इसलिए गुवो नहीं जाना चाहती थी क्योंकि वो इस जगह के तीनों लेयर्स के बारे में जानती थी। अभी आप जानते हैं कि क्या हुआ है। बच्चे के बारे में जैसे ही लीडर को पता चला तो लीडर ने क्या बोला एंड गुवो ने क्या एक्शन किया। उस एक्शन के बाद जो अपना रुयु होता है वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया था। गुवो का पेट का इलाज किया गया था एंड उसकी चोट को हील भी कर दिया गया होता है। अभी जो अपनी गुवो है वो अपने रुयु के कंधे पे हाथ रखती है। रुयु कहता है छूना मत, बिल्कुल मत छूना। जो गुवो होती है वो कहती है तुम्हें क्या है, तुम्हें वो सब सफ़र नहीं करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा। अपना रुयु कहता है पर वो मेरा बच्चा भी था। गुवो कहती है तुझे पैदा नहीं करना था, मुझे करना था। फीलिंगों से बंध के रह जाता है, तुझसे मुझे बात ही नहीं करना है। जो अपना रुयु होता है वो कहता है तुम अभी भी अपनी गलती नहीं मानोगी। गुवो कहती है जब मेरी गलती ही नहीं है तो मैं मानूँ क्यों, मैं बिल्कुल नहीं मानने वाली, कभी नहीं मानने वाली, बिल्कुल नहीं, नहीं है मेरी गलती, निकल जाए यहाँ से। अभी जो गुवो होती है ना वो ज़्यादा एंगर हो गई होती है। जो रुयु होता है वो कहता है ये मेरा लैब है, ये सब कुछ मेरा है, तुम बस मेरी एक पार्टनर हो जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। निकलना है तो तुम्हें निकलो, और तुम्हें मेरी फीलिंग से इतनी ही प्रॉब्लम है ना, यही फीलिंग है जो तुमसे एक कामली रूप में बात करती थी। पर अब ये बात भी नहीं होगा। मैं अपनी सारी फीलिंगों को मोड़ चुका हूँ गुवो, और तुम्हारी यादों को भी भूल चुका हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता था। जो अपनी गुवो होती है वो कहती है जैसे मुझे बहुत याद है। अभी दोनों के बीच में ना एकदम मेस्ड अप सी फाइटिंग होती है एंड इस फाइटिंग के बाद अपनी जो गुवो है वो वहाँ से चली जाती है एंड जो रुयु था वो फिर फीलिंगलेस बन गया था। जहाँ पर वो वैन पे प्रयोग तो कर रहा था बट उसके दिल में ना एक सॉफ्ट कॉर्नर भी था जिस वजह से वो रोता था जब वैन को टॉर्चर किया जाता था। बट अब ऐसा कुछ नहीं था। वो अपने गुस्से में एक एक्सट्रीम लेवल पे जा रहा होता है जिससे वैन को तकलीफ़ पहुंच रही होती है, पर उससे वो बहुत ज़्यादा आज ताकतवर भी हुआ है क्योंकि उसे दर्द सहने की आदत हो गई है। बट ये कोई सेंस नहीं बनाता है। ऐसे ही कुछ वीक और निकल जाते हैं। ज़ाओ जिसू को फिर से चेकअप के लिए लाया जाता है। ज़ाओ जिसू जो आज भी सोच रहा होता है कि उस बच्चे की आवाज़ उसे आज भी सुनने को मिलेगी एंड वो जैसे ही आगे जाता है तो देखता है कि कोई उसकी तरफ भाग कर आ रहा है। वो पर्सन जो आ रहा था वो ज़ाओ जिसू पर टकरा जाता है। ज़ाओ जिसू देखता है तो ये वही बच्चा है जिस पे प्रयोग होता था। वो बच्चा ना ऐसे घूरने लगता है एंड जाने लगता है। उसके हाथ में बहुत चोट थी। बहुत सारे गार्ड उधर आ रहे होते हैं एंड ज़ाओ जिसू फटाफट वैन को लेकर एक जगह पे छुपा देता है एंड उसके आगे खड़ा हो जाता है और उसे कहीं छुपा रखा था। जो गार्ड होते हैं वो कहते हैं तुमने यहाँ पे किसी बच्चे को भागते हुए देखा। जो ज़ाओ जिसू होता है वो हाँ में सर हिलाते हुए कहता है वो दाहिने तरफ गया है। जो गार्ड होते हैं वो दाहिने तरफ जाने लगते हैं एंड वैन देखकर हैरान था कि उसने उसकी मदद की है। जो ज़ाओ जिसू होता है वो कहता है क्या तुम ठीक हो। ज़ाओ जिसू उसके शरीर को चोट को देखता है जो बहुत ज़्यादा था बट वो अभी भी उसे घुर्रा ही रहा होता है। ज़ाओ कहता है चलो हमें भागना चाहिए एंड ये कहते ही उसको लेकर भागने लगता है।
वो जैसे तैसे करके उस लैब से भागता है स्नो की तरफ, रॉन्ग साइड, जो वो कभी गया ही नहीं था उधर। एंड बर्फ़ बहुत ज़्यादा था, उस बच्चे को भी बहुत सर्दी लग रहा था, लाइक वैन को। एंड जाजसू ये जैसे ही देखता है कि उसके पाँव में तो चप्पल भी नहीं है, वो अपने कपड़े फाड़ कर उसके पाँव में बांध देता है, अपनी जैकेट को उसको दे देता है और कहता है मैं तुम्हें यहाँ से भगा ले जाऊँगा, फिक्र मत करो, ये रास्ता कहीं तो अंत देगा ही। जो वैन था वो समझ नहीं पा रहा था कि ये बच्चा उसकी हेल्प कर क्यों रहा है। काफ़ी देर भागते भागते जाओ जिसू भी थक गया होता है एंड वैन केजिंग भी बेहोश हो ही रहा था, क्योंकि उस पर लगातार बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर हो रहे थे। एंड वो अपनी हीलिंग पावर को कुछ मिनिमम अमाउंट में ही यूज़ कर सकता है, क्योंकि अभी वो अपने पावर को ज़्यादा जानता नहीं है। एंड अब बहुत ज़्यादा उसको टॉर्चर किया गया है, तो उसने पहले भी हील कर लिया था, तो अब की चोट वो हील नहीं हो रहे थे। जो अपना वैन केजिंग होता है वो बेहोश हो जाता है। जाओ जिसू वैन केजिंग के गालों पर हाथ रखते हुए कहता है हाय लड़के, बेहोश मत हो, उठ जाओ, हे उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ। एंड ये कहते ही वो उसे उठा रहा होता है, और जो अपना वैन होता है अपनी आंखें खोल लेता है और कहता है हाँ अभी जो अपना जाओ होता है वो अपने जेब से कुछ निकालता है और कहता है भूख लगी है, कैंडी खा लो। उसे जो कैंडी मिलता है वो वही उस वैन को ऑफ़र करता है। वैन केजिंग ने कैंडी कभी नहीं खाई थी। वो जब कैंडी को जीभ पर रखता है तो वो तो प्लास्टिक था। जाओ कहता है ऐसे नहीं ओपन करते हैं, एंड ये कहते ही वो ओपन करते हुए उसे कैंडी खिलाता है। अभी जो अपना वैन होता है उसे वो स्वाद बहुत अच्छा लगता है। जाओ जैसे कहता है स्वादिष्ट है। वैन हाँ में सिर हिला देता है। जाओ कहता है मेरा नाम जाओ जिसु, तुम्हारा नाम क्या है। अभी जो अपना वैन होता है उसे समझ में नहीं आता है, तो जो अपना जाओ होता है उसके कपड़ों में चेक करता है तो 9410 लिखा था। अभी जो जाओ होता है वो कहता है ये तो कोड है, नहीं तुम्हारा नाम रखना चाहिए वैन केजिंग, कैसा है नाम। जो अपना वैन होता है वो देखने लगता है। जाओ कहता है अच्छा नहीं लगा क्या, दूसरा नाम रखूं। तभी जो अपना वैन होता है वो कहता है वैन केजिंग। जो राजू होता है वो कहता है तुम बात कर सकते हो, तुम्हें यह नाम अच्छा लगा। वैन अपने कपड़ों पे हाथ रखते हुए कहता है वैन केजिंग। जाओ कहता है मतलब तुम्हें अच्छा लगा, मेरा नाम बोलो जाओ जीशु। जो वैन होता है वो जाओ को देखते हुए कहता है जाओ जीशु। जो जाओ होता है वो हंसता है एंड कहता है हाँ जाओ जिसु, अच्छा लगा तुमसे मिलकर, तुम कौन हो बोलो, तुम पर इतना प्रयोग क्यों हो रहा है। जो अपना वैन है वो बोलता है मैं अलग हूँ, इंसान नहीं हूँ। जो अपना जाओ होता है वो कहता है तुम इंसान क्यों नहीं हो। जो वैन होता है वो कहता है पता नहीं। जाओ कहता है एलियंस वैसे गंदे होते हैं पर तुम इंसान हो, जब तुम्हें दर्द होता है तो तुम रोते हो, तुम गुस्सा भी किए थे उस समय मेरे पर, तो तुम इंसान ही तो हो। कोई भी तुम्हें अलग कहे तो ये सारी फीलिंग अपनी दिखा देना, अपनी आँखों की आंसू, अपने चेहरे की मुस्कान और अपना गुस्सा, ये इंसानों में ही तो होता है, टीचर ने कहा था। वैन कहता है तुमने मुझको गायब क्यों किया। जाओ कहता है गायब। वैन कहता है गायब ले गए मुझको, क्यों। जाओ बोलता है क्योंकि तुम तकलीफ़ में थे, इंसान दूसरों की तकलीफ़ थोड़ा ना देख सकते हैं, इसलिए। एंड ये कहते ही जाओ स्माइल करता है। जो वैन होता है वो हाँ में सिर हिलाता है एंड फिर से बेहोश होने लगता है। जाओ कहता है हे सो मत, अगर तुम ठंड में सो गए तो तुम उठ नहीं पाओगे, हमें यहाँ से जाना है पर कुछ गार्ड हमारा पीछा कर रहे हैं, अगर हम आगे चले तो बर्फ़ के निशान पड़ जाएंगे और मैं चल नहीं पाऊँगा, मेरे पाँव में स्वेलिंग हो गई है। एंड ये कहते हुए अपने पाँव की स्वेलिंग दिखाता है। जाओ उसके पाँव को जैसे ही दिखाता है वैन उसका पाँव पकड़ लेता है और कहता है चोट लगी तुम्हें। जो अपना जाओ जैसे होता है वो कहता है ये स्वेलिंग है, चली जाएगी, बर्फ़ में चलने की आदत नहीं है ना, इसलिए। जो अपना जाओ होता है वो कहता है जैसे ही वैन बोलता है चोट लगी तुम्हें। जाओ कहता है सही हो जाएगा।
जो वैन होता है वो फिर से सोने वाला था, उसको नींद आ रही होती है बेहोश होने के साथ साथ। बट जाओ उसे संभालते हुए कहता है, क्या मैं तुम्हें कहानी सुनाऊं? फिर तुम मत सोना, ठीक है? जो अपना जाओ होता है वो जैसे ही ये कहता है, वैन बोलता है, कहानी क्या होती है? जो जाजिसो होता है वो कहता है, कहानी कल्पना से आधारित होती है जो हमें एक अलग दुनिया प्रोवाइड करती है। मैं तुम्हें प्रिंस की कहानी सुनाऊंगा जो टीचर ने सुनाई थी। मतलब टीचर ने सुनाई नहीं थी, उनके बुक में थी, मैंने चुपके से पढ़ा था। सुनाऊं तुमको? जो अपना बहन होता है वो कहता है, बहन बहन सुनेगा, सुनाओ। जो जाजूसू होता है वो कहता है, बहुत समय की बात है और अभी मैं आपको कहानी तो नहीं सुनाऊंगी, बट जो कहानी है वही ड्रैगन एंड प्रिंसेस वाली है, जिससे प्रिंस उसको ड्रैगन के चंगुम से फंसाता है, मतलब छुड़ाता है, वही वाली कहानी है। एंड तब प्रिंसेस उसे कहती है सोलमेट, अपने प्रिंस को। वैन सुनता है और कहता है, सोलमेट क्या होता है? जो जाओ होता है वो बोलता है, किताब में लिखा था कि सोलमेट वो होता है जो सबसे अलग होता है, ये रिश्ता सबसे अलग होता है, प्यार का रिश्ता जो सिर्फ दो इंसान बना सकते हैं, तीसरे नहीं आ सकते उस चीज़ में। जो अपना वैन होता है वो जाओ को देखकर कहता है, सोलमेट। जो जा जैसा होता है वो हंसते हुए कहता है, और तुम मेरे सोलमेट। जो अपना जाओ होता है वो स्माइल कर रहा होता है और वैन केसिंग भी। जो अपना वैन होता है फिर अचानक से जाओ को लिक कर लेता है, जाओ देखने लगता है एंड वैन बोलता है, मैं तुम्हें अपना बना रहा हूँ, सोलमेट। एंड ये कहता है उसके लिप्स को भी कैप्चर कर लेता है। एंड जाओ जिसको एकदम हैरान था, उसे कुछ समझ में नहीं आया होता है। अब ये दोनों ही ऐसे ही बर्फ़ में फिर आगे की तरफ चलने लगते हैं। जैसे ही जाओ की थोड़ी सी स्वेलिंग रुकती है, जाओ नहीं जानता है कि वो वैन केसिंग को कहाँ ले जा सकता है, बट उसकी हालत इतनी ख़राब है कि उसकी जो इंसानियत है उसे वहाँ पर छोड़ नहीं सकती थी, क्योंकि वो दर्दनाक चीख है वो हमेशा सुना करता था। अभी ना ये ऐसे ही चल रहे होते हैं, जाओ जिसू के साथ जो लम्हा बहन ने बिताया था ना, वो उसका बेस्ट लम्हा था, बीट नहीं, बेस्ट लम्हा। वंडरफुल, ग्रेसफुल, वो मोमेंट उसके लिए बहुत प्यारा था। बट हीरो के साथ विलन की भी एंट्री होगी है ना। सारे जो लैब के लोग थे वो उधर आ गए होते हैं, अपने जाओ और वैन को पूरे चारों तरफ से घेर लिया था। फ्लैश लाइट उनके आंखों में जा रही होती है, हेलीकॉप्टर से आए थे, पूरा घेर लिया था। जो अपना जाओ होता है वो वैन को पकड़ लेता है, लाइक उसको हाइड करने लगता है उन सबसे और कहता है, क्यों करते हो परेशान, इसे दर्द होता है ना, इसे मत ले जाओ। बट गार्ड को थोड़ा सुनना था। जनरियो जो यही देख रहा होता है और वो हेलीकॉप्टर में ही बैठा हुआ है और ऊपर से ही देख रहा है। सारे गार्ड उसे पकड़ने लगते हैं। जाजूसू कहता है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं नहीं, इसे नहीं ले जाने दूंगा मैं। एंड वैन केसिंग भी फिर ऐसे ना चिल्लाने लगता है, वही गुर्राना। वैन केसिंग को भी उधर से पकड़ लिया जाता है। जाओ जो आगे आ रहा होता है तो उसके सर पर हल्की सी बंदूक की नोक मार दी जाती है, जिससे उसके हेड से ब्लड निकलने लगता है। वो नीचे गिर जाता है। वैन केसिंग उसके पास चला जाता है और उसके ब्लड को लिक कर रहा होता है, जैसे कि वो उससे चोट को सही कर रहा हो। बट जाओ को पकड़ रहे होते हैं उधर से और वैन को भी। अभी जो रुयू होता है वो नीचे उतरता है और कहता है, तुम्हें इससे बहुत लगाव लग रहा है। वैन घुराते हुए कहता है, छोड़ दो उससे, ये सोलमेट है मेरा, छोड़ दो। जो जाजू से होता है वो कहता है, वैन को छोड़ दो, ये सोलमेट है मेरा। अभी जो अपना जनरी होता है वो जैसे ही सुनता है वैन से कहता है, ये लोग तुम्हारे सोलमेट को मार देंगे वैन केसिंग, हमारे साथ चलो ताकि ये सेफ रह सके, नहीं तो तुम तो मरोगे ही मरोगे, ये भी मरेगा, ये सारे लोग उसे चोट पहुंचाएंगे, जैसे तुम्हें पहुंचाया करते थे, उतना ही दर्द देंगे जैसे तुम्हें दिया करते थे। वैन जैसे ही सुनता है जाओ को देखने लगता है एंड वो जानता है कि उसे कितना दर्द दिया जाता था, इसलिए वो जाने लगता है। पर जाओ जैसू स्ट्रगल कर रहा होता है और वैन को जाने नहीं देना चाहता था। अभी वैन को अपने हेलीकॉप्टर पे बैठा दिया था एंड जाओ जैसू वैन के हेलीकॉप्टर को पकड़ रहा होता है, बट वो हेलीकॉप्टर उड़ने लगता है एंड जाओ सिर्फ वैन गेजिंग चिल्ला रहा होता है, वो बहुत तेज़ आवाज़ था। बट वैन को तो उसके लैब में ले जा रहे थे।
जाओ को भी खींच के ले जा रहे थे। जैसे ही जाओ को बाद में भी होश आता है ना, तो वो वैन को ढूंढने के लिए जाना चाहता था, बट उसे बार बार पकड़ लिया जाता था। अभी लीडरों को जैसे इस बात का पता चलता है, तो वो कहते हैं कि जाओ जसू की मेमोरी इरेज कर दो। अपनी वैन की मेमोरी इरेज करने को तब तक नहीं कहा था। जो वैन होता है वो कहता है जाओ से मिलना है, जाओ से मिलना है, क्या किया उसके साथ, जाओ जाओ सोलमेट है, मिलने दो। एंड ये कहते ही वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था एंड वो सारी चीज़ों में ना अब दिक्कत दे रहा था, तो लीडर उसकी मेमोरी को भी इरेज करने को कहते हैं। जो रुइयो होता है वो कहता है ये सारे हादसे उससे याद रहे तो सही रहेगा लीडर। जो लीडर होता है दूसरा, वो कहता है कोई भी फीलिंग नहीं चाहिए था ना रुइयो, तो जैसा कह रहे हैं वैसा करो। जो रुइयो होता है वो हाँ में सिर हिलाता है एंड उसकी मेमोरी को इरेज कर दिया जाता है, जिस वजह से वो जाओ जिसू का नाम भूल जाता है। उसका चेहरा भी उसे याद नहीं रहता, पर जाओ जिसू की बात है और उसको इंसान जैसा फील दिलाया था उसने, वो याद था। वो भूल ही नहीं रहा होता है, वो उस लड़के से मिलने की जिद कर रहा होता है। रुइयो कुछ भी करे, पर वैन के दिमाग में कहीं ना कहीं वो कर्ण बस रहा था, चाह कर भी उसकी मेमोरी वो इरेज नहीं कर पा रहे थे। अभी जो अपना रुइयो होता है वो लीडर से कहता है अगर ऐसे ही उसके दिमाग के साथ ज़्यादा खेलते रहें तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अपने जो लीडर होते हैं वो कहते हैं तो ठीक है, अपने हिसाब से हैंडल करो। रुइयो थैंक यू कहता है एंड वैन के पास जाकर उसे खाना देता है। वैन उस खाने को झटकते हुए कहता है मुझे उससे मिलना है मुझे उससे। जो अपना रुइयो होता है वो कहता है उसका नाम भी याद है। वैन कहता है नहीं, ये तुम्हारे वजह से है, मुझे मिलना है उससे, सोलमेट सोलमेट से मिलना है, सोलमेट से मिलना है। जो अपना रुइयो होता है वो कहता है तुम उसकी तरह नहीं हो, तुम इंसान नहीं हो। एक इंसान दूसरे इंसान से ही मिल सकता है, उससे ही संबंध बना सकता है, तुम उसके सोलमेट नहीं बन सकते हो। वैन एकदम शांत हो जाता है और कहता है मैं 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 नहीं हूँ। जो अपना रुइयो होता है वो कहता है तुम इंसान नहीं हो। वैन कहता है इंसान बनाओ मुझे, जो करना है करो, काटना है काटो, मारना है मारो, पर इंसान बनाओ मुझे। जो रुइयो होता है वो कहता है तुम ऐसे इंसान नहीं बनोगे। वैन कहता है तो कैसे कैसे बनेगा वैन, कैसे बनेगा इंसान। जो अपना रुइयो होता है वो कहता है तुम्हें एलियन को मारना पड़ेगा। वो एलियन जो आते हैं, तुम जितने एलियन को मारोगे इंसान बनने में तुम उतने ही करीब होते जाओगे। तो एलियन को मारो और इंसान बनो और मिल लो उस इंसान से और बना लो उसे सोलमेट। जो वैन होता है वो कहता है एलियन को मारो, इंसान बनूंगा ना। जो अपना रुइयो होता है वो कहता है हाँ। जो वैन होता है वो तभी से सोच लेता है कि वो एलियन को जितना हो सके मारेगा। उसको धीरे धीरे हर चीज़ की फ्रीडम मिलने लगती है, वो धीरे धीरे और भी कोल्ड हो रहा होता है। वो अपने नाम को कभी 9410 प्रोनाउंस नहीं करता है, वो सबसे कहता है कि उसे वैन ही बोले, क्योंकि ये नाम जाओ ने दिया था। उसको ये नाम ज़रूर याद है और सोलमेट, उसे ये दो चीज़ याद है और उसकी बातें इंसान की फीलिंग को लेकर, इंसान की मदद को लेकर उसे हल्की बातें याद है। वो मोमेंट हल्का हल्का उसे याद है, कितना भी करो उसको भुला नहीं पाओगे। लाइक जाओ जैसे कि यादें वैन के दिमाग से ये निकाल ही नहीं पा रहे थे, कितनी भी कोशिश की। धीरे धीरे वैन केसिंग एलियन को मारता रहा और आगे बढ़ता रहा। वो बढ़ना चाहता था, अपने मकसद को पूरा करना चाहता था ताकि वो इंसान बन सके। वैन एलियन है वो जानता है और एलियन को मारता है वो ये भी जानता है, बट वो एक इंसान को पसंद करता है और उसको पाने के लिए वो इंसान बनना चाहता है, जिसके लिए वो किसी हद तक भी जा सकता है। उसे दूसरों से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ इंसान बनना चाहता है। रुइयो जो फीलिंगलेस हो गए थे अपनी गो मिंगम्यांग के जाने के बाद, बट कहीं ना कहीं वो वैन केसिंग का मेंटोर बनते रहे, उसके गार्डियन। एंड कहीं ना कहीं उनके अंदर वैन के लिए एक फादर लव ज़रूर था। वैन के लिए उसने सब कुछ प्रोवाइड करवाया, लीडर का माइंड डिस्ट्रैक्ट करते करते, लाइक उनके बातों को घुमाते हुए, ये बताते हुए कि वो जो कर रहा है वैन के लिए अच्छा कर रहा है, और वैन को दुनियादारी के बारे में सिखा रहा था। उसको सारे बुक प्रोवाइड किए, कुछ लव बुक भी थे। जैसे असली टीनेजर ग्रो होते हैं ना, रुइयो ने हद से हद तक कोशिश की कि वो उसी टीनेजर की तरह ग्रो हो। वो फिल्म देखे,
गाना सुने, इसलिए उसको वो डेस्क भी दिया था, बॉक्स भी, जिससे वो गाना सुन सकता था। उसको नॉवल दिया, उसे बुक दिया, और वो सिर्फ लड़ाई की नहीं थी, सब कुछ थी। इसलिए वैन केसिंग इतना ज़्यादा एडवांस है इन लव मेकिंग में। लाइक ज़ाओ से तो ज़्यादा पता है, सबसे ज़्यादा उसे ही पता है। उसे वो हर फीलिंग देना चाहते थे, पर वैन केसिंग कुछ फीलिंग से दूर ही रहा, जैसे इंसानियत, दूसरों के लिए नरम दिल। वो किसी से केयर नहीं करता था, जिसके साथ भी फाइट करता था, लाइक जिसके साथ भी पैर बनाता था, वो उससे बस डोमिनेट करके एलियन को मारना चाहता था। वो उसकी सारी पावर यूज़ करना चाहता था और उसे अपने तरफ से कंट्रोल करना चाहता था। जाओ जिसू के साथ भी वो शुरुआत में यही कर रहा था। उसको मतलब नहीं था जाओ जिसू से, फुट्टी कोरी भी मतलब नहीं था। वो बस जाओ जिसू का पावर ले रहा था, उसके सोल को डोमिनेट कर रहा था। पर जैसे ही उसे पता चला कि जाओ जिसू वही इंसान है जिसके लिए वो इंसान बनना चाहता है, तब से वो उससे बेहद प्यार करने लगा। वो जो फीलिंग था जो उसके सोलमेट के लिए उसने बचा के रखा था, वो सबको सोलमेट कहता था, बट जाओ जिसू की जगह वो किसी को दे नहीं रहा था। पर जैसे ही पता चला कि ये जाओ जिसू है, वही इंसान है, तो उसने अपना सब कुछ उस पर निछावर कर दिया, और अभी निछावर कर भी रहा है। एंड इसलिए ही जब उसने मतलब जाओ ने जंगल में इंसानियत की बातें की थी, तो उससे जाओ जिसू की वो बात याद आ रही थी बचपन की उस लड़के की, जिससे वो प्यार कर बैठा था। एक अलग फीलिंग दे दिया था उसको। कहानी प्रेजेंट में आती है, जाओ जिसू को अब समझ में आता है वो जो चीखें सुनता था, वो जो प्रयोग जिस लड़के पे किया जा रहा था, वो नहीं था, वो वैन केसिंग था, और उसकी मेमोरी को इरेज किया गया था। जो गुफ्फा होती है वो ये देख रही होती है और सोच रही होती है कि क्या कर दिया। अब लीडर तो उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। अभी जो अपना रुयो होता है वो कहता है मैं खुद की जान भी ले लूँगा, पर वैन केसिंग को अब और टॉर्चर नहीं करूँगा, उसकी मेमोरी में नहीं इरेज करने वाला जाओ जिसू। मैं ये तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम उसे एक एलियन की तरह नहीं, इंसानों की तरह ट्रीट करो। उसने बचपन से तुम्हारी इच्छा की है, उसकी सारी मेमोरी उससे नोचने के बाद भी उसने सिर्फ तुमसे ही प्यार किया है, तुम्हें ही माना है, और तुम्हें ही पाने के लिए उसने अपने परिवारों को अपने हाथों से मारा है। उसने उन एलियनों को जानते हुए कि वो उनके प्रजाति के हैं फिर भी मारा है तुम्हारे लिए। हाँ, लीडर चाहते हैं कि वो अपने हाथों से ही अपने पूरे ख़ानदान को ख़त्म कर दे, क्योंकि वैन ही उनके पास एक लौता स्ट्रॉन्ग हथियार है। वो अपनी माँ को मार पाए या फिर ना मार पाए, पर वो जो इंसान इधर आते थे, वो जो क्रीचर इधर आते थे, जो एलियन है, मॉन्स्टर है, कुछ भी है, पर वो उसके यहाँ गए हैं। मैंने बिना सोचे समझे उसे मारा है सिर्फ तुम्हारे लिए। उसे एलियन समझ के ही जाओ जिसको बस छोड़ मत देना, उससे प्यार करना, जो वो डिज़र्व करता है, जो मैं कभी नहीं दे पाया। प्लीज़ उससे वो प्यार देना, जैसे बचपन में उसके लिए लड़ा था वैसे अब भी लड़ जाना। मैं और नहीं सुनने वाला लीडर की, क्यों सुनूं इस दुनिया के लिए, एक ऐसी दुनिया जहाँ पर पैसों से सब कुछ खरीदा जाता है। बच्चे मर रहे हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसी दुनिया में जी के भी क्या करूँगा। मैंने गलती की थी, मैंने को इधर लाकर मैं मानता हूँ, और ये गलती मैं अपने मौत से सुधारूँगा, पर सुधारूँगा ज़रूर। एंड ये कहते ही जो जेनरियो होता है ना, स्माइल करता है। और अब ना बहुत ज़्यादा नाइट हो गई होती है, मिडनाइट हो गई होती है। अभी जो साव थी वो सिर्फ वैन को ही देख रही होती है, और अब वैन केसिंग को वो जो माइंड में कंट्रोल कर रही थी ना, वो कंट्रोल करना वो छोड़ देती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी उसे गुजन दिखाई देती है, एंड जो अपना साव होती है वो कहती है हाँ डरा डाला, क्या हाल है लवलेस, शरीर अच्छा लग रहा है। लवलेस कहता है मैं तो सोचा था कि तुमने मुझे मार ही दिया है, ये शरीर ठीक है वैसे भी। जो अपना लवलेस होता है वो कहता है तो मतलब वो जो अंदर है वो हमारी रानी का बेटा है जनियान। जो साव होती है वो हाँ में सर हिलाती है एंड कहती है और धीरे ही बोलो, यहाँ पर हमारे ऊपर नज़र रखा जाता है, ठीक है। जो अपना लवलेस होता है वो कहता है तुम भूल चुके हो, मैं माइंड से तुम्हें कांटेक्ट कर रहा हूँ। जो साव होती है वो कहती है ओह भूल गई थी मैं, चलो चलते हैं। जो अपना लवलेस होता है वो हाँ में सर हिलाता है एंड जाने लगता है। एक्चुअली में जो काविनिंग ने गला काटा था, लाइक साव ने जो गला काटा था ना, वो जानबूझ के काटा था, क्योंकि उसने वो गला नहीं काटा था, वो उसके बॉडी को एब्जॉर्ब कर रही थी अपने अंदर
एंड इसी वजह से इन दिनों वो अपनी पावर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, क्योंकि काओ वेनिंग के बॉडी में एक सोल नहीं था। लाइक सिर्फ साओ ही नहीं बसी थी, उसके साथ अपना लवलेस भी बसा हुआ था। इसलिए वो अपने शक्ति को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और इसीलिए उसको एक अलग बॉडी चाहिए थी। वैसे ही वो शिकार बनाना ही चाहती थी। गुजन खुद चल कर आ गई, इसलिए उसने गुजन के सोल को लाइक गुजन को मार डाला है। एंड अभी जो जिंदा है वो लवलेस जिंदा है, जो उसके मकसद को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करेगा। और मकसद क्या है? वैन केजिंग को वापस उसके वर्ल्ड में ले जाना, अपनी राजकुमारी के सामने लाइक अपनी रानी के सामने उसके बच्चे को दे देना। अभी जो अपने साओ और लवलेस होते हैं वो चले जाते हैं अपने कमरे में और आराम कर रहे होते हैं। ज़ाओ जिसु जो ऐसे ही बैठा था एंड हमें अपने रुयू को दिखाया जाता है, जो देखता है कि वेन की हालत सही हो गई है एंड वो सो गया है। और ये बात वो ज़ाओ को बता देता है। जो ज़ाओ जिसु होता है वो एकदम शांत ही था। अपना रुयू कहता है तुम नफ़रत कर रहे हो वेन से। ज़ाओ कहता है मुझे वो ये सब याद ही नहीं, पर वो मुझे पाने के लिए कितना तड़पा है, कितना प्यार किया है उसने, मुझे कितना माना है। मैं उसे कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा। और रही बात बगावत की, तो मैं करूँगा, क्योंकि मैं एक इंसान हूँ और एक इंसान दूसरों को तकलीफ़ में कभी नहीं देख सकता। एंड ये कहते ही वो उठ जाता है और वैन केजिंग के पास जाने लगता है। उसके हाथों को होल्ड करके अपनी आँखों को बंद करके उसके सर पर रखा हुआ था, लाइक वैन के सर पर। अभी हमें अपने प्रिंस को दिखाया जाता है, जिससे पता चल जाता है कि अपने वैन की मेमोरी इरेज करने को कहा गया है। जो अपने रुयू ने पहले ही कहा था कि अगर ये होगा तो वो बड़ा हार्मफुल होगा। जो प्रिंस होता है वो अभी अपने जाओजिंग के पास आया था। जाओजिंग जहाँ पे लीडर बैठते हैं ना, वहाँ पर बैठा हुआ था। एंड यहाँ पर दूसरे लीडर नहीं थे, सिर्फ जाओजिंग ही था। जो प्रिंस होता है वो कहता है आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, फैन की मेमोरी। जो जाओजिंग होता है वो कहता है चुप हो जाओ, एकदम चुप हो जाओ। हाँ, मैंने तुम पर विश्वास किया, पर तुमने मेरे से बहुत सारी बातें छुपाई है प्रिंस। जो प्रिंस होता है वो कहता है पापा। जो जाओजिंग होता है वो कहता है वैन के लिए फीलिंग हमारे लिए ही खतरा होगा। जो अपना जाओजिंग होता है वो जैसे ही कहता है, अपना प्रिंस कहता है पर वो जाओ जिस उससे प्यार करता है और वो फीलिंग सिर्फ उसके लिए है और किसी के लिए नहीं ना। हमारा हक कैसे बनता है कि हम दूसरों की ज़िंदगी के साथ खेल सके। जाओजिंग प्रिंस को थप्पड़ मारता है और कहता है तुम लीडर बिल्कुल नहीं बन सकते। जो अपना प्रिंस होता है वो स्माइल करते हुए कहता है मतलब आप मुझे लीडर कभी नहीं बनाएंगे। जाओजिंग कहता है कभी कभी नहीं, एक कमज़ोर लीडर इस तख्ते को नहीं संभाल सकता। जो प्रिंस होता है वो अपने पापा को गले लगा लेता है और कहता है मुझे एक मौका दीजिए। जाओजिंग कहता है बिल्कुल नहीं प्रिंस, बिल्कुल नहीं। प्रिंस बहुत जिद कर रहा होता है, जाओजिंग बिल्कुल मान नहीं रहा था। प्रिंस जो होता है वो कहता है माफ़ कीजिएगा। जाओजिंग कहता है क्या मतलब। अब जो प्रिंस होता है ना, जाओजिंग के चेस्ट पर एक जगह पे हाथ रखता है। जाओजिंग कहता है प्रिंस। जो प्रिंस होता है वो कहता है आई एम रियली सॉरी। अभी जो अपना जाओजिंग होता है वो अपने कपड़े को झाड़ने लगता है एंड जो प्रिंस होता है वो बस देख रहा होता है। एंड उसके हाथ में एक बटन था, वो उसे दबा देता है। एंड अब जाओजिंग की जो सांसें हैं ना वो रुक रही है, उसकी पल्स बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है। प्रिंस कहता है मैं जानता हूँ कि आपकी हार्ट प्रॉब्लम है और अपने हार्ट प्रॉब्लम के लिए आपने वो मशीन लगा रखा है और मैंने उस मशीन पर एक हल्की सी सैंड छिड़क दी है जो ब्लास्ट हो गई है मेरे इस बटन दबाने पर। अब वो आपके उस मशीन में जाएगा और आपकी मशीन को ख़राब कर देगा, चलने से बंद कर देगा, जिस वजह से आपकी हार्ट रुक जाएगी और आप मर जाएंगे। आपने मुझे मजबूर किया है फादर। जो अपना जाओजिंग होता है वो कहता है तुम्हें लगता है कि तुम अब तख्ते पे बैठ जाओगे। एंड उसकी पूरी बॉडी ना पैरालाइज होने लगती है। प्रिंस कहता है वैसे यहाँ पर जितने भी लोग हैं आपने उनको जहर देकर मार डाला, आपने ये बात प्रजा को बताई ही नहीं है ताकि उनको शक ना जाए कि सारे लीडर ऐसे कैसे मर रहे हैं। यहाँ की राज यहीं पर दफन हो जाती है ना फादर। जो अपना जाओजिंग होता है वो कहता है मैं तुम्हें बहुत मानता था। प्रिंस जाओजिंग के गाल पर हाथ रखते हुए कहता है फादर मैं भी आपको मानता था, पर आप जो कर रहे हैं वो गलत है, बहुत गलत है। मदर हैप्पी नहीं होती। आपने कभी मदर से प्यार भी किया, आपने कभी औरतों की इज्जत भी की, किसी की इज्जत की ही नहीं। एक सेल्फिश इंसान कभी लीडर नहीं बन सकता। जाओजिंग कुछ बोल ही नहीं पा रहा था क्योंकि अब उसका जो जुबान होता है वो भी बंद हो गया था। उसकी हार्ट अब बस लास्ट पल्स पे थी। जो अपना प्रिंस होता है वो अपने
फादर को गले लगा लेता है एंड उसकी फादर की वहीं पर मौत हो जाती है। एंड प्रिंस बहुत रोने लगता है, बहुत ज़्यादा। वो फूट फूट कर रो रहा था क्योंकि उसने अपने हाथों से अपने फादर को मारा है, बट ये कोई और ऑप्शन ही नहीं बचा था। एंड यहाँ पर जितने भी लीडर हैं ना, जितने भी लीडर थे, उनको जहर देकर जाओजिंग एंड बाई ने ही मारा था, क्योंकि उनकी जो सोच थी ना वो प्रिंस जैसी थी कि अच्छे तरीके से बिहेव करना है, हम किसी के ह्यूमन राइट को नहीं छीन सकते हैं। एंड उनकी सोच की वजह से ही जाओजिंग और बाई को तकलीफ़ होती थी, क्योंकि जाओजिंग मेन लीडर है, बट बाकी लीडरों की भी जो अपनी सहमति होना ज़रूरी होता था, जो होता नहीं था। इसलिए धीरे धीरे करके उनने सबको जहर देकर मार दिया और बाहर और कहीं भी ये बात लीक होने ही नहीं दी, क्योंकि ये उनके इमेज को खतरा हो जाएगा। इसलिए वो हमेशा होलोग्राम चालू करते थे ताकि सबको पता चल सके कि हाँ, यहाँ पर जितने भी लीडर हैं वो ज़िंदा हैं। बट ऐसा नहीं था, वहाँ पर सिर्फ 2 ही लीडर थे। प्रिंस के रोने की आवाज़ से ना वहाँ से गार्ड आते हैं एंड जो गार्ड थे वो प्रिंस को देखने लगते हैं और प्रिंस कहते हैं फादर फादर नहीं रहे, फादर नहीं रहे। एंड गार्ड ये सब सुनते हैं, डॉक्टर को बुलाते हैं एंड जाओजिंग जो होता है उसकी बॉडी को फिर ले जाते हैं, बट उसकी बॉडी का चेकअप नहीं किया जाता है प्रिंस की वजह से, क्योंकि प्रिंस ने कह दिया था। एंड प्रिंस की बात मान ली जाती है क्योंकि वो दूसरा लीडर था ही। जो अपना प्रिंस होता है फिर बाद में वहाँ पर आता है एंड अपने फादर की कंप्यूटर खोलता है, क्योंकि उनकी जो फिंगरप्रिंट था ना वो उसके पास था। फिंगरप्रिंट को खोलने के बाद वो एक फ़ाइल सेव करता है जिस पे उसने नोट लिखा था कि वो लगता है कि वो मरने वाले हैं, वो अक्सर बीमार रहते हैं, उनकी मशीन काम नहीं कर रही है और वो अपने मशीन को वापस से सही करवाना भी नहीं चाहते हैं। उनका मशीन कभी भी ख़राब हो जाएगा, मतलब मेरा मशीन कभी भी ख़राब हो जाएगा और मैं कभी भी मर सकता हूँ। मैं ये नोट अपने प्यारे बेटे और आप सभी के लिए लिख रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि प्रिंस इस जगह का होने वाला मेन लीडर बने, वो मेरी जगह ले, मेरा बेटा, एंड सारे फैसले ले और उसके फैसलों को कोई भी डिनाई ना करे, क्योंकि मैं अपने बेटे को जानता हूँ। प्रिंस ने ये फाइल बना दी थी, लाइक खुद लिख दिया था एंड उसके फादर जैसे टाइप करते थे प्रिंस भी वैसे ही टाइप करता था। एंड उसने जो फाइल था ना वो ओल्ड बना दिया था, लाइक उसने बहुत सारी हैकिंग यूज़ करके उस फाइल को ओल्ड बना दिया था, जैसे कि उसके फादर ने ये कब का लिख रखा था। प्रिंस बहुत रो रहा होता है, बट वो ये अपने आप को करने से रोक भी नहीं सकता था। अभी जो अपना प्रिंस होता है फिर वो जाता है एंड फुटेज देखता है कि क्या क्या हुआ है अभी तक, तो उसको पता चल जाता है कि रुयू ने सब कुछ बता दिया है, बट वो फुटेज डिलीट कर देता है ताकि बाई के फादर को ये फुटेज ना मिल सके। जो प्रिंस होता है वो बहुत ज़्यादा ही रो रहा होता है, बहुत ज़्यादा, लाइक वो सब कर रहा है बट रोया जा रहा है, रोया जा रहा है, रोया जा रहा है। अभी ना मॉर्निंग हो जाती है एंड रुयू समझ नहीं पाता कि उसके पास कोई आया क्यों नहीं, उसे मारने के लिए कोई नहीं आया एंड ऑल दैट, ये हो क्या रहा है। उस पर हमला नहीं हुआ, उसे मारा नहीं गया, वो बगावत की पूरी प्लानिंग कर दी फिर भी उसके साथ कुछ नहीं हुआ। अब है ना हमारा जो वैन केजिंग है ना उसकी भी आंखें धीरे धीरे खुल रही होती है एंड वो जैसे ही आंखें खोलता है जाओ को अपने पास पाता है। वैन कहता है सावजेसो। जो जाओजेसो होता है वैन की आवाज़ सुनते ही उसकी नींद खुल जाती है और वो कहता है वैन केजिंग तुम्हें होश आ गया। जो अपना वैन होता है वो कहता है मुझे क्या हुआ था। जाओजेसो कहता है नहीं नहीं तुम्हें कुछ नहीं हुआ था, क्या तुम ठीक फील कर रहे हो, क्या तुम्हें और आराम करना है। जो अपना वैन होता है वो उठने की कोशिश कर रहा होता है और जो जाओजेसो होता है वो कहता है नहीं नहीं रहने दो। वैन केसिंग को कल की हल्की हल्की बात याद आ रही होती है और वो जाओ के हाथों पे देखता है तो उससे याद आता है कि चोट उसने ही दिया था। वैन कहता है ये मेरे वजह से हुआ ना, एंड उसकी आंखों में हल्की सी आंसू था। जो जाओजेसो होता है वो वैन के गालों को अपने हाथों से होल्ड करता है और फर्स्ट टाइम खुद चलकर, लाइक उसने एक बार और किया है बट वो चलकर उसे किस करता है और उसकी आंखों में आंसू था एंड वो कहता है तुम्हारी वजह से ये नहीं हुआ है, मुझे खुशी है कि तुम एकदम सही हो। एंड ये कहते ही वो उसे हक कर लेता है और वैन केसिंग उससे रिटर्न में हक किया हुआ था। रुयू ये बाहर से देख रहा होता है और उसे अच्छा लग रहा होता है। हमें गुवो को दिखाया जाता है जो सारे स्टूडेंट को वहीं पर लादी होती है फाइटिंग एरिया में। किनकियान भी बैठी हुई थी और कहती है ये क्या हो रहा है, क्या रुयू सच्ची में मरने वाला है, क्या वैन केसिंग सच्ची में एलियन है। गुवो कहती है चुप करो। जो किनकियान होती है वो कहती है जब मैंने कल ये सुना था मेरा दिमाग फट गया था, मतलब सनरियो ये लेकर आया था। अभी जो अपनी गुवो होती है वो कहती है किनकियान, जो कियान होती है वो कहती है ये बहुत डेंजर है, ये सच्ची में बहुत डेंजर है।
मुझे रूयू की फ़िक्र हो रही है। जो गुवो होती है वो कहती है, क्या तुम उसे पसंद करती हो? खिनक्यान कहती है, क्या? बिल्कुल नहीं, तुम उसे करती हो। जो अपनी गुवो होती है वो कहती है, मैं उसके लायक नहीं। खिनक्यान कहती है, तुम इतनी सीरियस क्यों हो? गुवो ना में सिर हिलाती है एंड फिर वहाँ से जाने लगती है एंड कहती है, बच्चों को ट्रेनिंग तुम दोगी। जो किनकैन होती है वो कहती है, ये तुम्हारे बच्चे हैं। जो अपनी गुवो होती है वो कहती है, संभालो। एंड ये कहते ही वो टकरा जाती है गुजियान से, जिसके अंदर लवलेस है। जो अपनी गुवो होती है वो कहती है, क्या तुम ठीक हो? जो अपनी लवलेस होता है वो स्माइल करते हुए कहता है, मैं तो एकदम ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? एंड ये कहते ही वो जाने लगता है। गुवो हैरान थी कि गुजियन कल उदास थे और आज इतने खुश थे, उसे समझ में नहीं आ रहा होता है। जो काओ वेनिंग था वो भी उधर से जा ही रहा होता है, लाइक साओ। एंड जो अपनी गुवो है वो देखने लगती है अपने काओ वेनिंग को, फिर बाद में अंदर की तरफ जाने लगती है। अभी वो अपने लैब में जाने वाली थी, बट वो अपने रूयू के लैब में चली जाती है। वो मतलब वो अपने केबिन में जाने वाली थी, बट रूयू के केबिन में चली जाती है, जो एक लैब जैसा ही है। जो गुवो होती है वो सारी चीज़ें देखने लगती है एंड उसको एक फ़ोटो दिखाई देता है जिसमें वो एंड अपनी गुवो है। जो गुवो होती है उस फ़ोटो को पकड़ लेती है, उसकी आंखों से आंसू आने लगता है एंड वो कहती है, कभी मैं कभी तुम्हारे फीलिंग को समझ नहीं पाई। मैं साहू को बेटे जैसा मानती थी, पर मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाई। मैं बैक स्टेप कर ली। तुम मरने के लिए तैयार थे, पर की यादाश्त लेने के लिए नहीं। सच्ची में तुम बहुत अच्छे हो। काश काश मैं तुम्हारे साथ फिर से रह पाती, पर जो मैंने किया है उसके बाद मैं रह नहीं सकती। मैंने तुम्हें हर्ट किया है ना। पर रोई हूँ मैं। कैसे कैसे अपने बच्चे को किसी को दे देते? मैं उसे संभाल ही नहीं पाती। आप चाहकर भी ही नहीं लड़ सकते थे, पर काश उस दिन मैं तुम्हारे साथ मिलकर बगावत की होती तो मैं तुम्हारे साथ होती। एंड ये कहते ही गुवो जो है ना उस फ्रेम को बहुत टाइट पकड़ लेती है। गुवो भी उस बच्चे को पैदा करना चाहती थी, बट अगर गुवो उस बच्चे को पैदा करती तो गुवो कभी लड़ाई नहीं कर पाती। उसे उसी ग्राउंड में रखा जाता जहाँ पर सारे औरतों और मैन को रखता है जो सिर्फ इन्हीं काम के लिए होते हैं। और वहाँ की जो पिवलेस है वो भी कुछ अच्छी नहीं है, वहाँ पर भी बहुत अजीब तरीके से ट्रीट किया जाता है। सोच लीजिए कि मुर्गी से अंडा निकालने के लिए कैसे किया जाता है, वही उनको एक अंडे की तरह यूज़ करते हैं, लाइक एक मुर्गी की तरह जो अंडे दे रही है, और उनके अंडों को उनके पास रखने भी नहीं देते हैं। जैसे कि हम इंसान हैवान बनकर उन अंडे को ले लेते हैं, खा जाते हैं। बहाना उसमें चूजे नहीं होते हैं, सुई से चूजे हटा दिए जाते हैं, बट वो निकलते तो मुर्गी के पेट से ही है ना। लाइक मुर्गी के पेट में ही वो अंडे होते हैं। वैसे ही ये बच्चे पैदा करेंगे और उन बच्चों को लेकर फाइट में डाल दिया जाएगा, और वो चाह कर भी अपने बच्चों की राइट नहीं ले सकते, कुछ नहीं कह सकते। वो ये नहीं चाहते थे कि उसके बच्चा अगर पैदा हो तो वो भी उसी सराउंड में पैदा हो एंड वो भी लड़ते लड़ते मर जाए। क्या ये कोई ज़िंदगी है? एंड फिर उसके बाद वो उसी फार्म में एक मुर्गी की तरह फील करती रहे। ऐसा कौन चाहेगा? रूयू को वो मानती है, बट वो उस समय बगावत करने के रूप में नहीं थी। वो जानती थी कि इनकी जो संस्था है वो इतनी स्ट्रांग है कि वो चुटकी में सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए उसने बच्चों को मारना सोचा, वहीं पर ऑन टाइम पर। कुछ भी उसने नहीं सोचा, सिर्फ कैंची लिया और अपने पेट में डाल दिया ताकि वो ये सब कुछ ख़त्म कर सके। उसके बाद उसने अपने रूयू के साथ बदतमीज़ी भी की, जिसका उसे गिल्ट है, बट वो सॉरी नहीं बोल सकती है क्योंकि वो सोचती है कि सब पहले जैसा नहीं होगा। आज जब उसने देखा अपने रूयू को बगावत करते हुए, तो वो समझ गई कि वो उस समय भी बगावत कर सकता था, पर उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उस बगावत में शामिल हो सके। हमें ना अपने प्रिंस को ही दिखाया जाता है जो अपने जाओजिंग की बॉडी को अंतिम संस्कार दे दिया होता है एंड जो उसने लिख रखा था वो लीगल हो गया होता है। तो प्रिंस अब हाथों हाथ दूसरा लीडर बनने वाला था। भाई बस देखता रह जाता है प्रिंस को, क्योंकि प्रिंस का इम्प्रेशन बहुत गिल्टी वाला था। अभी जो भाई होता है वो प्रिंस के शोल्डर पे हाथ रखता है और प्रिंस कहता है, आखिरकार मैं भी इनकी तरह बन गया। अपना भाई कहता है, क्या मतलब? जो प्रिंस होता है वो हंसते हुए कहता है, मैंने अपने फादर को अपने हाथ से मार डाला, जैसे मेरे फादर और तुम्हारे फादर ने मिलकर उन सारे लीडरों को मारा।
मैं भी उनकी तरह हूँ, है ना। जो भाई होता है वो ये सुनकर हैरान था कि प्रिंस ने इतना बड़ा कदम उठा दिया। जो प्रिंस होता है अपने आंसू साफ करते हुए कहता है, अब मैं लीडर हूँ, सब संभालना है मुझे, सब कुछ। एंड ये कहते ही वो जाने लगता है अपने चेयर की तरफ, लाइक वो कैबिन में जाएगा और चेयर पे बैठेगा। अभी जो बाई होता है, लाइक बाई के फादर लीडर टू, उस चेयर को ही देख रहे होते हैं, तभी प्रिंस आकर उस चेयर पे बैठ जाता है एंड बाई उससे घूर रहा होता है। जो प्रिंस होता है वो कहता है, नियम बदले जाएंगे। बाई कहता है, मतलब बाई के फादर कहते हैं, हाँ क्या मतलब नियम बदले जाएंगे। प्रिंस कहता है, मुझे बहुत सारी चीज़ें चेंज करनी है। मेरे फादर ने कहा था कि मेरे फैसलों पे सवाल ना उठाया जाए, तो सवाल नहीं उठेंगे। अभी जो अपना बाई के फादर होते हैं वो कहते हैं, अच्छा बेटा आप बता सकते हो कि आपको क्या क्या बदलना है। जो प्रिंस होता है वो कहता है, ह्यूमन राइट, मुझे उन लोगों को ह्यूमन राइट दिलाना है। उन औरतों को जो मुर्गियों की तरह यूज़ किया जाता है वो चेंज करना है। मुझे बहुत सारे बदलाव करने हैं। बच्चों को स्कूल में पढ़ाया भी जाएगा और उन्हें एजुकेशन भी दी जाएगी। उनके अंदर सारी फीलिंग होगी, चाहे वो कुछ भी हो। वेनकेजिंग को हम अब और ह्यूमिलेट नहीं करेंगे, उसको एक पर्सनल लाइफ देंगे। जो बाई होता है, मतलब बाई के फादर कहते हैं, वो कोड 410, उसको नाम देने से वो इंसान नहीं बन जाएगा। जो अपना प्रिंस होता है वो कहता है, पर हम तो इंसान हैं ना, हमें इंसानों की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। सभा बैठाई जाए बड़े लीडरों की। ओह, हम दोनों के सिवा तो कोई बैठा ही नहीं है ना यहाँ पर, चीज़ों को हम दोनों ही डिस्कस करेंगे। जो बाई के फादर होते हैं उसे गुस्सा आ रहा होता है प्रिंस के इस एटीट्यूड को देखकर, एंड वो सिर्फ यही देख रहे होते हैं। प्रिंस वहाँ से चला भी जाता है, बाई ने भी ये देखा होता है बट कुछ नहीं कहा होता है। जो बाई के फादर होते हैं वो हाथ ऐसे कस लेते हैं और कहते हैं, लगता है कि बच्चे को मेरी ताकत के बारे में नहीं पता। वैसे भी मैं जाओजिन को रास्ते से हटाना ही चाहता था। सही है, जो मर गया। अब प्रिंस बेटे तेरी बारी, जैसे इन लोगों को जहर दिया वैसे तुझे दे दूँगा, क्या फ़र्क पड़ता है। एंड ये कहते ही वो स्माइल कर रहा होता है। जो बाई होता है वो ये सुन लेता है एंड प्रिंस अर्नर अपने फादर की तरफ देखने लगता है। हमें अपने जाओजीसू को दिखाया जाता है जो वैन के पास बैठा है और उसे अपने हाथों से खाना खिला रहा है। वैन कहता है, ये कुछ अलग है क्या। जो अपना जाओ होता है वो कहता है, क्या मतलब। वैन कहता है, तुम मुझे अपने हाथों से खाना खिला रहे हो और तुम मुझे जिस हिसाब से देख रहे हो, तुम्हारी आंखें मुझे कुछ अलग बता रही है। जाजूसू स्माइल करते हुए कहता है, अच्छा मेरी आंखें क्या बता रही है। जो वैन होता है वो कहता है कि तुम बेहद प्यार करने लगे हो मेरे से। जाजूसू स्माइल करते हुए कहता है, बेहद करने लगा हूँ। जो अपना वैन होता है वो कहता है, क्या ये सच है। जो जाजूसू होता है वो कहता है, मैं झूठ नहीं बोलता वैन। एंड ये कहते ही उसके खाने को क्लीन करता है जो उसके लिप पर लगा हुआ था। एंड वैन स्माइल कर रहा होता है। वूसी और जिंगबे युवान ये बाहर से देख रहे होते हैं एंड स्माइल कर रहे होते हैं एक दूसरे को देखकर। जिंगबे युवान वूसी के जाते ही अपने स्माइल को रोक देता है और वहाँ से जाने लगता है। जो अपनी गूजन एंड कावेनिंग होते हैं वो पास में बैठे हुए थे। जो लवलेस और साओ है, जो अपना लवलेस होता है वो कहता है, मतलब तुम किसी बड़े इंसान की बॉडी कैप्चर करना चाहती हो। जो अपनी साओ होती है वो कहती है, करना तो है, जिस वजह से मुझे इस बॉडी के साथ कुछ करना पड़ेगा। एंड ये अभी अपने माइंड में ही बात कर रहे हैं। लवलेस कहता है, क्या करना पड़ेगा। साओ कहती है, वही नाटक, और तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा। अपना लवलेस कहता है, क्या मतलब। हमें तो इधर बात दिखाया जाता है जहाँ पर जो अपना लवलेस था वो अपने वैन के पास आया होता है और कह रहा होता है, क्या किया आखिरकार तुमने। वैन कहता है, मैंने क्या किया। लवलेस कहता है, कावेनिंग फिर से पागल हो गया है, वो कैसी हरकतें कर रहा है, वो फिर से डर रहा है, क्या किया तुमने। जो अपना वैन होता है वो कहता है, मैंने कुछ नहीं किया। अभी जो काओ वेनिंग है ना वो फिर से वही नाटक करने लगता है कि हो मॉन्स्टर, वो मॉन्स्टर है ऐसे वाला, ताकि अगर काओ वेनिंग की बॉडी के साथ कुछ भी हो तो दूसरों को लगे कि किस पे ब्लेम हो, क्या सिचुएशन क्रिएट हो जाए। एंड गुजन का भी रोल यही है क्योंकि वही हमें से बीच में बोला करती थी। अभी जो अपना काओ वेनिंग है वो अपने हाथों को अपने चेहरे पर रखा था एंड कहता है, वैन वैन एक मॉन्स्टर है, वो इंसान नहीं, वो दानव है। उसके बड़े बड़े सिंग हैं, उसकी आंखें रेड है एकदम डेविल जैसी। ही इज़ नॉट अ ह्यूमन, ही इज़ एलियन, ही इज़ डैम सॉरी एलियन। अभी जो
अपनी साओ मन में कहती है, काओ फैनिंग, कितने खौफ में आ गए होगे ना जब तुमने वैन का एक असली रूप देखा। अभी जो काओ फैनिंग है ना, उसकी माइंड तो अपनी साओ ने पूरा कैप्चर कर रखा है, तो उसने क्या देखा है उसे पता है। काओ फैनिंग ने जब अपने जाओ जिसु के साथ वैन के साथ जब वो स्वॉर्ड पकड़ी थी ना, तो वैन केसिंग का जो ऑरा था ना, रियल ट्रू नेचर, उसका डेविल जो उसके अंदर बसता है, वो एलियन उसने देख लिया होता है। उसको बड़े दांत एंड उसकी आंखें दिखा रही होती है जो उसको डोमिनेट कर रहे होते हैं, क्योंकि वैन केसिंग अक्सर दूसरों को डोमिनेट ही करता है। काओ फैनिंग में भी उन सबसे ज़्यादा कमज़ोर था, इसलिए उसे वैन केसिंग का सबसे भयानक रूप देखा था, क्योंकि वैन केसिंग का रूप उनका डर बनाता है। और काओ फैनिंग सबसे भयंकर रूप देखा क्योंकि वो उन सभी से विल मामले में, मतलब विल के मामले में कमज़ोर था। एंड उसने वैन की जब वो डोमिनेट पावर देखी, उसका जो सोल वैन को कैप कर रहा था, तो वो डर गया बहुत ज़्यादा। एंड उसने उसकी छवि एक मॉन्स्टर की तरह बनाई जिसके बड़े बड़े सींग हैं, बड़े बड़े दांते हैं। उसको उसकी सोल ऐसी दिख रही होती है, जिस वजह से काओ फैनिंग पूरा मैड हो गया था, एकदम पागल। जो इंसान पागल हुए हैं वो वैन केसिंग का वो रूप देख लिए हैं, जिस वजह से वो पागल हो गए हैं। बट वैन केसिंग की सोल ऐसी नहीं है, उनके माइंड ने वो सोल क्रिएट की है उसके पावर के हिसाब से, अपने फेयर के हिसाब से, लाइक अपने डर के हिसाब से। अभी जो अपनी गुवो होती है वो ये देख रही होती है एंड वो समझ नहीं पा रही थी कि काओ फैनिंग जब अब सही हो गया तो वो अचानक से डरने कैसे लगा। काओ फैनिंग को फिर बाद में ना सेंसन के पास ले जाया जाता है एंड वो फिर बाद में उसको दवाई देते हैं एंड काओ फैनिंग लाइक साओ बेहोश होने का फिर नाटक करती है। एंड गुवो बस यही देख रही थी कि हाउ दैट पॉसिबल, जब ये सही हो गया था तो अचानक से ये हो गया। साथ जैसे वैन केसिंग एंड सारे के सारे अपने काओ फैनिंग को चेक करने आए थे, बट काओ फैनिंग तो तब तक सो रखा था। अब लवलिस गुइसन का रोल अदा करते हुए अपने वैन पर ब्लेम कर रहा होता है, पर तभी जाओ वैन को प्रोटेक्ट करते हुए कहता है, वैन केसिंग कोई मॉन्स्टर नहीं है, ये तुम्हें लगता है, ये इंसान है, इसके अंदर भी फीलिंग है, उसे मॉन्स्टर बोलना बंद करो। ये काओ फैनिंग की कमज़ोरी है, मैं भी इसके साथ रहा हूँ, इसके साथ पैर किया हूँ और मुझे इसके अंदर मॉन्स्टर जैसा कुछ नहीं लगता है। इसका नाम वन केसिंग है तो उसे वन केसिंग कह के ही प्रोनाउंस करो, मॉन्स्टर कहना बंद करो, समझ गए। अगर वैन केसिंग के बारे में किसी ने भी अब एक और लफ्ज़ कहा तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। असली मॉन्स्टर कौन है ये मैं दिखा दूँगा। एंड ये कहते ही वो वैन का हाथ पकड़ के ले जाने लगता है और वैन केसिंग बहुत ज़्यादा हैरान था। वो वैन को कमरे में ले आता है, उसे बैठा देता है, हाथ फोल्ड करके वॉक कर रहा होता है एंड कह रहा होता है, हिम्मत कैसे हुई मॉन्स्टर बोलने की, वैन केसिंग मॉन्स्टर दिखता है क्या, और सबसे लाख गुना अच्छा है, वैन बिल्कुल ख़राब नहीं है, वही सारे ख़राब है। वैन केसिंग तुम्हें उन लोगों की ना बात सुनने की ज़रूरत नहीं है, तुम बहुत नॉर्मल हो, बहुत अच्छे हो, तुम कोई मॉन्स्टर नहीं हो, ठीक है, समझ गए। तुमसे लवेबल इंसान कोई हो ही नहीं सकता, सबसे लवेबल हो तुम। जो अपना वहन होता है उसको रोना आने लगता है और वो रोने लगता है। साओ कहता है, हे वहन रो क्यों रहे हो, पर वहन रोते रोते हंसने लगता है एंड कहता है, शुक्रिया साओ जेसु, बहुत बहुत शुक्रिया। जो साओ जेसु होता है वो कहता है वहन, बट वहन उससे बहुत टाइट हक कर लेता है और उससे बस शुक्रिया शुक्रिया ही कह रहा होता है। जो अपना जाओजुसो होता है वो भी उसे रिटर्न में हक कर लेता है, अपने हेड पर उसका हेड रखता है एंड कहता है, हे माय बेबी प्लीज डोंट क्राई। एंड ये कहते ही वो उसे शांत करवा रहा होता है और वैन उसे ऐसे ही हक किया हुआ था। हमें अब प्रिंस को दिखाया जाता है जो बैठा हुआ था अपने तख्ती पर एंड जो अपना लीडर 2 था वो उसे एक ड्रिंक ऑफर करते हुए कहता है, ये आपके लिए लीडर, अब आप हमारे लीडर हैं तो मुझे तो आपकी बात माननी ही पड़ेगी। जो प्रिंस होता है वो कहता है, शुक्रिया। एंड ये कहता है जो अपनी शरबत थी ना वो लेने लगता है, बट भाई उधर आते हुए शरबत को पकड़ते हुए कहता है, वाह शरबत, क्या ये मैं पी सकता हूँ लीडर प्रिंस, आप भले लीडर हैं पर मैं आपका दोस्त जो ठहरा। जो अपना लीडर 2 होता है वो कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम ये नहीं कर सकते। जब अपना भाई होता है वो कहता है, पापा जब लीडर को कोई तकलीफ़ नहीं है तो आप क्यों बोल रहे हैं। अपने भाई के फादर कहते हैं, क्योंकि ये प्रिंस के लिए है ना, छोड़ो। जो प्रिंस होता है वो कहता है, आपके दिए हुए चीज़ का मैं इज्जत करता हूँ, पर अगर भाई पीना चाहता है तो उसे पीने दें।
अभी जो प्रिंस है ना उसके चेहरे पर बहुत काम स्माइल थी। जो भाई होता है वो कहता है अब तो मैं पी सकता हूँ। अभी लीडर बहुत मना कर रहा होता है एंड भाई कह रहा है मुझे पीना है। एंड लीडर मना करता है बट भाई उससे ज़बरदस्ती पी लेता है और कहता है मैंने तो पी लिया। अभी लीडर कहता है डॉक्टर डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ। अभी जो गार्ड होते हैं वो उधर आ जाते हैं और कहते हैं क्या हुआ लीडर। जो अपना भाई होता है वो कहता है फादर डॉक्टर क्यों। एंड भाई का पाँव ना अभी बहुत सेक कर रहा होता है। लीडर कहते हैं भाई भाई डॉक्टर। प्रिंस कहता है डॉक्टर को क्यों, बोलिए। अभी जो अपना भाई होता है वो कहता है शरबत में कुछ था क्या फादर जो आपने लीडर को मारने के लिए डाला हो। लीडर एकदम शांत एंड प्रिंस भी देखने लगता है। जो भाई होता है वो स्माइल कर रहा होता है एंड अपना जो लीडर होता है वो कहता है डॉक्टर को बुलाओ तुम सब। जो अपना भाई होता है वो कहता है रहने दो, डॉक्टर की ज़रूरत ही नहीं है जब इस शरबत में कुछ है ही नहीं। कह दीजिए शरबत में क्या है और डॉक्टर को बुलाने की इजाज़त मैं भी दे दूँगा। जो अपना प्रिंस होता है वो कहता है भाई भाई मजाक नहीं। भाई कहता है आपको मेरी कसम, मेरी कसम, बोलिए फादर बोलिए। जो उसका फादर होता है वो कहता है अरे इसमें जहर था, जहर डाला था मैंने इसमें घुस, तुम डॉक्टर को बुला के लाओ। एंड सारे जो गार्ड होते हैं वो डॉक्टर को बुलाने जाते हैं पर बाई के चेहरे से खून निकलने लगता है। जो बाई होता है वो कहता है आखिरकार क्यों, क्यों मारना चाहते थे। प्रिंस भी एकदम हैरान था एंड जो उसके फादर होते हैं वो कहते हैं नहीं नहीं तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। अभी जो डॉक्टर होते हैं वो उधर आ जाते हैं एंड बाई को ले जाने लगते हैं एंड बाई का फिर ऑपरेशन होने लगता है पर जहर इतना स्ट्रांग था कि बाई को डॉक्टर बचा ही नहीं पाते। उसके फादर जो होते हैं अब रोने लगते हैं। प्रिंस ये जैसे ही देखता है अपने हाथ को कस लेता है और कहता है गार्ड इसे ले जाए, इसने लीडर को जहर डालकर मारने की कोशिश की है और इसने अपने बच्चे को इस वजह से मार दिया। अभी जो दूसरा लीडर होता है वो कहता है तेरे वजह से मरा है वो, तेरे वजह से। बट प्रिंस को कुछ नहीं सुनना था एंड उसे ले जाया जाता है एंड उसे काल गोठरी में बंद कर दिया जाता है। जो बगावत करते हैं उसे वहीं पर बंद करते हैं। जो अपना प्रिंस है वो अपने भाई के बॉडी के पास जाता है, उसके गाल पर हाथ रखते हुए कहता है मेरे से कह देते कि जहर है उसमें, आखिरकार ऐसा क्यों किया भाई, ऐसा क्यों किया। एंड ये कहते ही वो उसे बहुत टाइट ग्रैब कर लेता है और बहुत ही ज़्यादा तेज़ तेज़ रोने लगता है। बट भाई वो ये नहीं चाहता था कि उसे जहर पीने से रोक दिया जाए, क्योंकि अगर उसने जहर नहीं पिया और सिर्फ इल्ज़ाम लगाया तो फ़ायदा नहीं होगा। बट अगर उसने जहर पिया और उसको वो मर गया वहाँ पर, या फिर उससे चलो डॉक्टर बचा भी ले बट जहर के कारण वो खतरे में भी गया तो उसके फादर को जेल में डाल दिया जाएगा। एक रीज़न मिल जाएगा अपने प्रिंस को उसके फादर को जेल में डालने का, क्योंकि जब तक वो बाहर रहेंगे छल कपट तो वो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि उन्हें सिंहासन चाहिए, उसको टॉप 1 की पोजीशन चाहिए ही चाहिए। भाई जानता था, अपने फादर को बहुत मानता था, इसलिए खुद से तो कुछ नहीं कर सकता था, ना ही उनको मरते देखना चाहता था। इसलिए वो सोचा कि चलो अगर मैं मर भी गया फिर मुझे कुछ हुआ भी तो उसके फादर जेल चले जाएंगे, जिससे प्रिंस को भी कोई ख़तरा नहीं होगा और उसके फादर भी नहीं मरेंगे। एंड भाई अपने फादर के खिलाफ जा नहीं सकता, पर प्रिंस को वो बहुत मानता है, इतना कि उसको कुछ होता हुआ देखकर वो खुश रह ही नहीं पाएगा। इसलिए भाई ने ये स्टेप उठाया और प्रिंस को अकेला छोड़ दिया, एकदम अकेला। ना उसके फादर हैं, ना ही उसका बेस्ट फ्रेंड जिससे वो बेझिझक कुछ भी कह देता था, ये तक भी कि उसने अपने फादर को मार दिया बिना घबराहट के, क्योंकि वो जानता था कि भाई उसका साथ देगा। वो प्रॉपर तरीके से उसका साथ नहीं दे सकता पर उसकी बात वो किसी को बताएगा भी नहीं। एक ट्रस्टवर्दी फ्रेंड उसने खो दिया। और ये पार्ट इतना ही था। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम मिलेंगे वेंजू एफएफ के किसी और पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय वेंजू।